तो जैसे कि इस चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स, तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं लाइंस, टाइप्स ऑफ लाइंस, एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब स्टडी चैनल मैथमेटिक्स। सो चैप्टर 5 में आप पढ़ चुके हैं कि किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। तो सबसे पहली बात आती है कि पॉइंट्स क्या होता है। तो देखो, पॉइंट्स इज अ डायमेंशन लेस फिगर विच हैव नो ब्रेथ, नो लेंथ एंड नो हाइट। मतलब पॉइंट्स को मीजर नहीं कर सकते। ये किसी भी फिगर को ड्रॉ करने के लिए सबसे छोटी फिगर होती है। जैसे बचपन में आप लोगों ने इस टाइप की ड्राइंग बनाई होगी जिसमें आप एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जोड़ते थे, है ना, याद है। अब अगर इन्हीं पॉइंट्स को हम बहुत ही ज़्यादा क्लोज ड्रॉ करते हैं, मतलब बिना किसी गैप के, तो हम क्या देखेंगे कि एक और नया डायग्राम बन रहा है जिसे हम लाइन कहते हैं। लाइन क्या है? लाइन इज अ ब्रेथ लेस लेंथ, जिसके पास लेंथ तो है पर ब्रेथ नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज पॉइंट हैव नो ब्रेथ। भाई पॉइंट्स को जोड़कर ही तो हमने लाइन बनाई है ना। तो हमने इस फिगर में हॉरिजॉन्टली पॉइंट्स को एक दूसरे से जोड़ा है, तो हम हॉरिजॉन्टली तो इसकी लेंथ को नाप सकते हैं लेकिन इसकी विड्थ को नहीं नाप सकते। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि किसी भी लाइन को हम दोनों तरफ इन्फिनिटी तक बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो लाइन है और लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। यही कॉन्सेप्ट था ना। अगर एक लाइन है तो हम उसे लाइन कहेंगे और एक से ज़्यादा लाइन है तो हम उन्हें लाइन्स कहेंगे। लेट्स सपोज कि ये लाइन है ए बी। अब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट करने का तरीका होता है कि ये लाइन हो जाएगी ए बी और इस तरह से ऊपर डबल एरो का मार्क लगा देंगे। तो ये हो गया इसको डिनोट करने का तरीका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लाइन सेगमेंट। तो अभी हमने पढ़ा लाइन के एंड पॉइंट नहीं होते, उसे कितना भी हम बढ़ा सकते हैं। अब अगर इसी लाइन पर दो एंड पॉइंट बना दिया है, लेट्स सपोज कि एक लाइन है और इस पर ये दो एंड पॉइंट है, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। तो अब ये क्या हो जाएगा? लाइन ए बी हो जाएगी। ठीक है, ए बी क्या है? क्योंकि ना तो ये अब इस साइड हम बढ़ा सकते हैं ना ही बी की तरफ बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों इसके एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट का मतलब यहाँ पर ये चीज़ खत्म हो रही है। लेट्स सपोज कि यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक की लंबाई है 10 सेंटीमीटर। तो हम क्या इसको नाप सकते हैं? क्यों नाप सकते हैं? क्योंकि ये इधर नहीं जाएगा और ना ही उधर जाएगा। ठीक है, इसको डिनोट करने का तरीका होता है ए बी पर हम बार लगा देंगे, तो ये हो जाएगा लाइन सेगमेंट को डिनोट करने का तरीका। ठीक है, नेक्स्ट आता है पैरेलल लाइन। वैसे तो इसके बारे में हम लास्ट चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं, बट फिर भी एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपकी रेलवे लाइंस। तो रेलवे लाइंस की दोनों पटरियों के बीच में जो डिस्टेंस है, यानी कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है? ऑलवेज सेम रहती है ना। लेट्स सपोज अगर यहाँ पर मान लो यहाँ पर है 1.13 मीटर है, तो यहाँ पर भी कितनी होगी इन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में ही 1.13 होगी। यानी इन दोनों पटरियों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? हर पॉइंट पर सेम रह रही है, इसलिए ये क्या है? पैरेलल है। सेम इसी तरह से पैरेलल लाइंस होती हैं। पैरेलल लाइन से क्या होता है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी क्या है? हर पॉइंट पर सेम रहती है। लेट्स सपोज कि ये हो जाएगी आपकी, ये है 5 सेंटीमीटर। मान लेते हैं हम ये एक पॉइंट पे है 5 सेंटीमीटर। तो अगर हम ये एक पॉइंट लेते हैं और इस पॉइंट में भी अगर हम मेज़र करते हैं कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, तो भाई इधर भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। यानी कि हम इधर से कोई सा भी पॉइंट ले लेते हैं तो उस हर पॉइंट पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी? 5 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, अभी पैरेलल लाइंस दो भी हो सकती हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। और पैरेलल लाइंस को डिनोट करने का तरीका होता है, लेट्स सपोज ये है आपकी लाइन एल और ये है एम। तो पैरेलल लाइंस को डिनोट करने का तरीका होता है एल पैरेलल एम। ठीक है, इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। ओके, तो अभी हमने पढ़ा पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जो एक दूसरे को कट नहीं करती, हम उसको पैरेलल लाइंस बोलते हैं। यही पढ़ा ना हमने। अभी बात करते हैं कि अगर कोई लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, अगर कोई दो लाइंस या दो से ज़्यादा लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो क्या हो जाएंगी? वो हो जाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या हो जाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगे तो क्या हो जाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अभी पैरेलल लाइंस हमने देखा था, पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं, तो ये क्या हो जाएंगी भाई? इनका दूसरा नाम हो जाएगा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है,
यानी पैरेलल लाइंस को हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस भी बोलते हैं। सो नेक्स्ट आता है रे। इसका अगर मैं एक सबसे अच्छा एग्जांपल दूं, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सूरज की किरणें, यानी सनरेज। सनरेज निकलती हैं कहाँ से? सन से, और उनका एंड कहाँ होता है? नहीं मालूम, है ना। यानी सनरेज का ओरिजिन पॉइंट तो है, लेकिन उनका एंड पॉइंट नहीं है। इसी तरह मैथ में भी अगर कोई लाइन निकल रही है, अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, लेट्स सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए, लेकिन इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है, यानी इसका एक एंड पॉइंट है लेकिन दूसरा एंड पॉइंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी रे। लेट्स सपोज ए बी है ये, तो इसको डिनोट करने का तरीका है ए बी ऊपर एक एरो, ठीक है, ये इसको डिनोट करने का तरीका है। तो अभी तक हमने देखा कि हम लाइन को कैसे डिनोट करते हैं, इस तरह से। लाइन सेगमेंट को कैसे करते हैं? इस तरह से, ठीक है, और रे को कहते हैं इस तरह से, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में हम इन सारी चीज़ों को सिर्फ इस तरह से डिनोट करने वाले हैं। यानी लाइन होगी तब भी हम ए बी लिखेंगे, लाइन सेगमेंट होगा फिर भी ए बी लिखेंगे, और रे होगा तो तब भी हम ए बी लिखेंगे, ठीक है। अभी हो सकता है कि आपको रे स्मॉल लेटर से दे दी जाए, एल एम एन, या फिर और भी कोई लाइन हो सकती है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो ना, इस तरह से भी हम लाइन को डिनोट कर सकते हैं, इन लेटर से भी। तो अभी लास्ट पॉइंट है हमारे पास में कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? तो आप बस इतना समझ लीजिए कि जब कभी भी 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स अगर किसी एक स्ट्रेट लाइन के अंडर आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। जैसे कि ये 3 पॉइंट्स हैं, और अगर ये किसी स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं तो ये क्या हो जाएंगे? ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। और सपोज मान लीजिए कि ये पॉइंट यहाँ ना होते हुए अगर इधर होता तो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं आते, तो ये तीनों क्या हो जाते? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं एंगल्स के बारे में। व्हाट इज एंगल? व्हेन टू रेज और लाइंस और लाइन सेगमेंट्स diverge in different direction from same originating point, then it makes an angles। मतलब जब भी दो रेज, लाइंस या लाइन सेगमेंट किसी सेम पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज होती हैं, तो ये इनके बीच में जो कुछ बनता है वो क्या होता है? एंगल होता है। यानी कि ये जो हिस्सा है ना, इसको हम एंगल बोलते हैं, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला? लाइंस और रे, इन तीनों को एक कॉमन नाम दिया जाए तो वो नाम क्या हो जाएगा? आर्म, ठीक है। यानी कि ये हो गई एंगल की आर्म, अंडरस्टैंड। दोनों को मिला के आर्म्स बोलेंगे, सीधा बात है, प्रूव है। और जो इसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? वर्टेक्स, ठीक है। लेट्स सपोज कि एल है और ये एम है, तो ये एल आर्म हो गई, ये एम आर्म हो गई, अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। तो सबसे पहला एंगल है हमारा एक्यूट एंगल। तो जो भी एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। यानी कि ये हो गया 0 डिग्री आपका, इधर कहीं हो जाएगा 90 डिग्री, अगर सीधा जाएगा तो क्या है? 90 डिग्री है। अगर इन दोनों के बीच में कोई एंगल आ रहा है, यानी एक आर्म नीचे है और दूसरी आर्म इन दोनों के बीच में है, तो वो क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल हो जाएगा, ठीक है। राइट एंगल होता है कि जो भी एंगल आपका एग्जैक्ट 90 डिग्री का होगा, कितना? एग्जैक्ट 90 डिग्री का, वो क्या हो जाएगा? आपका राइट एंगल हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपने पिछली क्लास में पढ़ी हुई हैं, तो जस्ट हम फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन कर रहे हैं। सो नेक्स्ट आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है कि जो भी एंगल आपका 90 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा, तो वो क्या कहलाएगा? आपका ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। सो नेक्स्ट इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? आपकी सीधी लाइन, है ना, कि किसी भी एंगल की दोनों आर्म्स जो है वो एक दूसरे के अपोजिट जा रही हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? एक 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में जा रही है। अगर मान लो कि एक आर्म इस डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी जस्ट उसको उल्टी दिशा में जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा? ये कौन सा एंगल बनाएगी? 180 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। तो इसको हम स्ट्रेट एंगल ही बोलते हैं। और दूसरी भाषा में अगर मैं बोलूँ कि कोई भी लाइन है तो वो कौन सा एंगल बनाती है? 180 डिग्री का, ठीक है, क्योंकि किसी भी लाइन का एक ओरिजिनेटिंग पॉइंट होता है, ठीक है। किसी भी लाइन को दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, तो हम चाहें तो बीच में एक 180 डिग्री का एंगल उसको बता सकते हैं। तो ये था आपका स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्स एंगल। तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल है, आपके एग्जाम में कई बार इस पर क्वेश्चन भी आ चुके हैं, तो बहुत ध्यान से समझना। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या कहते हैं? एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। देखना,
360 डिग्री क्या होता है? 0 डिग्री और 360 डिग्री, ये दोनों एक ही चीज़ होती है, ठीक है, 0 डिग्री और 360 डिग्री। 0 डिग्री हम उसको जब कहते हैं जब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जब हम पूरा घूम के वापस आ जाते हैं तो भाई 0 डिग्री क्या बन जाता है? 360 डिग्री। देखो अब अगर इस एंगल को हम ये बेस मानते हैं, पहले हम इसको बेस मान रहे थे, अब हम इसको मानते हैं बेस कि ये मान लो 0 डिग्री है, इसको हटाते हैं यहाँ से, ये 0 डिग्री एंगल है। अभी अगर हम इसका अगर हम नाप लेते हैं तो क्या हो जाए? देखो 180 डिग्री तो अगर सीधा जाता है इससे तो ये 180 डिग्री तक यहाँ तक हो जाता है, ये क्या है 180 डिग्री प्लस हो गया एंगल ये, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री प्लस एंगल। और जब भी ये 180 डिग्री प्लस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई आपसे बोलता है कि इसके बीच का एंगल निकाल के बताओ आप, या फिर सपोज कीजिए ये एंगल दिया आपको 40 डिग्री और आपसे बोलते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल निकाल के दिखाओ, तो भाई सीधी बात है यहाँ से यहाँ तक कितना होता है? 360 होता है। तो हम क्या करेंगे? 360 में से कितना माइनस कर देंगे? 40 डिग्री को माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 320 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा आपका 320 डिग्री, ठीक है, समझ में आया आपको? तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन आएंगे और कई तरह की प्रॉपर्टीज़ भी इससे हमें प्रूव करनी पड़ेंगी। तो इस एंगल को आप जितना ज़्यादा बेटर हो उतना अच्छी तरह से समझ लीजिए। नेक्स्ट आता है हमारा कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, इनको हम पेयर ऑफ एंगल्स भी बोलते हैं। तो फर्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो व्हेन टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब किन्हीं भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो रहा है तो वो क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। लेट्स सपोज ये एंगल x है और ये एंगल y है। अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है तो क्या हो जाएगा? ये दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं? इस पे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि लेट्स सपोज कीजिए आपको एक एंगल दिया है 40 डिग्री, x दिया आपको 40 डिग्री और आपसे बोला जाता है कि x और y क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और आपको y की वैल्यू बतानी है। तो भाई आपको x की वैल्यू तो पता है 40 डिग्री प्लस y कॉम्प्लीमेंट्री है इसलिए दोनों का सम कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। सो इस तरह से आप आराम से y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इस पर क्वेश्चन आने वाले हैं, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है? सेम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की तरह है। सप्लीमेंट्री एंगल में होता है व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो जब भी किन्हीं भी दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो वो क्या हो जाएंगे? आपस में सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। लेट्स सपोज जैसे कि पिछला एग्जांपल दिया था x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको मान लेते हैं ये एंगल आपको दिया है 70 डिग्री, x इज इक्वल टू 70 दिया है, तो आपको निकलना है तो कैसे निकाल लो? सिमिलरली उसकी ही तरह जैसा हमने सप्लीमेंट्री एंगल में किया था ना, सेम उसकी तरह हम कर देंगे इसमें, ठीक है। इस तरह से होता है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट आता है एडजेसेंट एंगल। तो व्हेन टू एंगल्स आर एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी, दैट्स इट। इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स and common arm and their non-common arms are different sides of the common arms। सिंपल है, लैंग्वेज में मत जाना, सिंपल बता दूँ आपको कि जब भी किसी सेम ओरिजिन पॉइंट से निकले हुए एंगल की कोई एक आर्म अगर कॉमन होती है, ठीक है, जैसे इन दोनों केस में कॉमन आर्म कौन सी है? ये वाली, इसको O मान लेते हैं, तो ये वाली O भी कॉमन है दोनों में, ये एंगल AOB में भी आ रही है और BOC में भी आ रही है। और जिनकी जो अनकॉमन आर्म है मतलब कि आर्म OC और आर्म OA, ये अनकॉमन आर्म है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, तो ये दोनों ही एंगल के आपस में एडजेसेंट हो जाएंगे। जैसे BOC इज एडजेसेंट टू AOB, दैट्स इट। समझ गए? इतना सिंपल है, कोई ज़्यादा महाभारत नहीं है। जैसे अगर मैं एक और एंगल ले लेता हूँ, ये एक एंगल हो गया, ये भी इसी पॉइंट से निकला है D, ठीक है, ये एक और एंगल हो गया, तो इसमें क्या है? ये भी इसी वर्टेक्स से निकला है, ठीक है, और एंगल AOD और एंगल AOB इनमें कॉमन आर्म कौन सी है? भाई ये वाली कॉमन आर्म है ना, OA, ठीक है। बाकी ये दोनों OD और OB के अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, तो ये नहीं होगी। अब अगर कोई बोलता है कि एंगल AOD और एंगल BOC कॉमन है, तो भाई कॉमन नहीं है। क्यों कॉमन नहीं है? क्योंकि इनमें कोई कॉमन आर्म नहीं है। अगर कोई बोलता है कि एंगल AOD और BOC ये एडजेसेंट है, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोनों में कोई भी कॉमन आर्म नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपल, समझ में आ गया वो अच्छी तरह। नेक्स्ट आता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये क्या होता है?
तो देखो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होता है कि जब भी सेम वर्टेक्स से निकले हुए एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, लीनियर पेयर एंगल कहलाते हैं। जैसे इसका वर्टेक्स क्या है, ये है। अगर मैं एग्जांपल के लिए एक और एंगल बना देता हूँ, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका एंगल y और ये हो गया z। तो जब भी x प्लस वाई प्लस जेड इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर एंगल कहलाएंगे, ठीक है। अब इसको कैसे यूज़ करेंगे ये मैं आपको सप्लीमेंट्री एंगल में बता चुका हूँ कि सप्लीमेंट्री हम किस तरह से यूज़ करते थे उनको, उसी तरह से हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का भी यूज़ करेंगे, ठीक है। ये क्या है, 2 लिखा है, इसको कट कर दो। चलो नेक्स्ट आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसकी मैं लैंग्वेज में नहीं जाता हूँ, सीधे सीधे आपको बताता हूँ कि अगर कोई दो लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को तो उनके जो अपोजिट साइड में एंगल बनते हैं वो क्या इक्वल होते हैं। जैसे कि ऐसे काटा है तो ये एंगल जो है और ये एंगल जो है वो क्या है, इक्वल होंगे, यानी कि एंगल AOD इक्वल होगा किसके, एंगल BOC के, ठीक है। यानी ये एंगल इसके बराबर नहीं होगा लेकिन उसके जो सामने पड़ रहा है एग्जैक्ट उसके इक्वल होगा। इसी तरह से ये भी एंगल इक्वल होगा, ठीक है। ये वाला एंगल कौन सा है, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, ठीक है। इसी तरह से अगर ऐसे करके लाइन मारता हूँ तो भी क्या है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे और ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और इसको शार्प करता हूँ और नीचे लेके आता हूँ इस तरह से, तभी ये एंगल और ये एंगल क्या है, सेम हो जाएंगे और ये एंगल क्या है, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इतनी सी बात है, कॉन्सेप्ट है, सारे क्लियर रखना, बहुत ही ज़्यादा आपके इस चैप्टर में काम आने वाले हैं आपके ये कॉन्सेप्ट। तो आई होप गाइस यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम समझेंगे थ्योरम 6.1, ठीक है। उससे पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल की इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना क्योंकि थ्योरम 6.1 में हम जरूर उसका यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए तब तक पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love